हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुक आर.सी. मुखर्जी के 8th चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रॉब्लम्स देखने से पहले ये प्रॉब्लम जिन कॉन्सेप्ट और जिन फार्मूलों पर बेस्ड हैं वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब मास इक्वल्स टू, अब ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज Z, और Q इक्वल्स टू IT, सबको पता है। यहाँ पर Z क्या है? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I पता है, T पता है आपको। फैराडेज सेकेंड लॉ है M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। मैं इस समय सिर्फ फार्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप मेरा जो दूसरा वीडियो जो चैप्टर बेस्ड है, जो थ्योरी बेस्ड है, आप उसको देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, एक ये फार्मूला है फैराडे सेकेंड लॉ का, तो ये फार्मूला हो गया। एक ये फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है, E इक्वल्स टू F इंटू Z, Z इक्वल्स टू E अपॉन F। ये E क्या है? E इज इक्विवेलेंट वेट, F इज फैराडेज कांस्टेंट, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम होता है। एक ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जान लेना, क्योंकि किसी भी रिलेशन के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। वो क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम, अगर कोई गैस है तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सच गैस। एक फार्मूला और, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, पहले भी देख चुके हैं, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। और एक फार्मूला ये भी है IT अपॉन F। क्लियर? आगे देखिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझ लें हम लोग। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, देखो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना चार्ज कैरी करेंगे वो हमको निकालना है। तो ये हो जाएगी वैल्यू, देखो हर एक इलेक्ट्रॉन ने 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज कैरी किया हुआ है, और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम के आ जाएगी। और यही हमारा 1 फैराडे है, जिसे हम 1F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, अगर आपने बैटरी से 1 फैराडे चार्ज पास कर दिया है तो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। मीन्स 1 फैराडे चार्ज पास करने से जो भी वेट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। और अगर कोई गैस है तो उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम वहां से लिबरेट करेगा। क्लियर? अब यहां पे देखो लास्ट पॉइंट एक और समझ लो। ऑन पासिंग n फैराडे थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग Mn प्लस आयन। Mn प्लस आयन का मतलब, जैसे अगर मान लिया सोडियम की बात होती तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता तो n की वैल्यू 1 होती। अगर मैग्नीशियम की बात होती तो Mg के ऊपर +2 चार्ज होता तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती। अगर एल्यूमिनियम के लिए हम लोग इसको आयनाइज करते तो Al के ऊपर 3+ चार्ज होता तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 होती। क्लियर? तो जो भी वैल्यू हो n की, उससे हमें मतलब नहीं है, बस उतने ही n फैराडे चार्ज अगर आप पास कर देंगे तो उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट डिपॉजिट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, देखो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इट्स एटॉमिक वेट। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने जो फार्मूले और कॉन्सेप्ट समझे थे
उसमें साफ साफ एक बात बताई गई थी कि टोटल चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फैराडे। अब यहां पे क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही तो होंगे, वैल्यू होगी 6.022 into 10⁻23। वो बात और है कि हमारे ऑप्शन में 6 into 10⁻23 गिवन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1 तो एक स्टेटमेंट से ही आप निकाल सकते हो। कैरीड बाय 1 मोल that is Avogadro number of electrons equals to 1 फैराडे। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 into 10⁻23 है, लेकिन यहाँ पर इतना दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी कि जो हमारी बुक में ऑप्शन सी होगा दैट विल बी अवर करेक्ट चॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ Cu फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। ओके, तो चलिए यहां पे देखो कैथोड पे रिएक्शन होनी है। कैथोड पर बच्चों पता है आपको रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पे Cu है तो Cu+2, भाई कॉपर सल्फेट को आयनाइज करोगे तो Cu+2 और SO4 -2 में टूटेगा, यानी कि ये क्यूप्रिक की फॉर्म में है Cu+2। इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए कि ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन तो देने होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, दे दो। अब यहां पर देखो इसके नीचे हम लोग लिख रहे हैं 1 मोल आयन, यहां लिख रहे हैं 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिख रहे हैं 1 ग्राम एटम। यहां पे फिर से वही 1 मोल आयन। बच्चों यहां पे तुमको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2 फैराडे हो जाएगा। यहां पे लिखो 2 फैराडे, और ये 1 ग्राम एटम का मतलब एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट। क्लियर? फैराडे 1 फैराडे का मतलब क्या है? 1 फैराडे मीन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर रखिए आप लोग 6.022 into 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स इस सब्सटेंस का यानी कॉपर का एटॉमिक वेट को डिपॉजिट करेंगे। एटॉमिक वेट कॉपर का होता है 63.5 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो यानी कि कॉपर के 63.5 ग्राम यानी इसके एटॉमिक वेट को डिपॉजिट करने के लिए मैंने आपको एक यहां पे पॉइंट बताया था कि जितना भी चार्ज होता है उसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है उतने फैराडे पास करने होते हैं। 1 फैराडे इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, 2 फैराडे इक्वल्स टू 2 into एवोगैड्रो नंबर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 12.044 into 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 3। इसीलिए पहले हम लोगों ने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, जिन कॉन्सेप्ट्स और जिन फार्मूलों पर ये प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, पहले हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट समझे, फार्मूले डिस्कस किए, जिससे अब हम लोग को प्रॉब्लम लगाने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है, समझने में, समझाने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही। तो सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है?
Faraday's laws of electrolysis are related to the equivalent weight of electrolyte। आपको पता है कि फैराडे सेकेंड लॉ क्या था, m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही था। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर, इक्विवेलेंट वेट के। तो यानी कि फैराडेज लॉस किससे रिलेटेड हुए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग, यानी कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, the electric charge for electrode deposition of one equivalent of a substance is charge on 1 mole of electrons। सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या कह रहा था कि 1 फैराडे चार्ज पास करने से जो भी वेट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो 1 फैराडे इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स भी तो इक्विवेलेंट वेट को ही डिपॉजिट करेंगे। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन में फिर से क्या, एक बार और पढ़ो, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज, ये क्या होगा, 1 फैराडे के बराबर ही तो होगा। 1 इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, देख रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, बस उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में फीड कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस m किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस x। ओके, 1 कूलम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ x इज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमसे पूछा गया था, तो याद करो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q, या फिर m इक्वल टू z इंटू क्यू। तो z की वैल्यू हमसे पूछी गई है m अपॉन क्यू। m यहाँ पर ग्राम में होना चाहिए और ये होना चाहिए कूलम में। क्लियर, तो m यहाँ पर देखो दिया हुआ है m किलोग्राम है, तो यानी कि m इंटू 10⁻³ ये ग्राम हुआ, अपॉन चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, तो यहाँ पे रख दो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, m इंटू 10⁻³ यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इतना, यानी कि z की वैल्यू इतनी दे रखी है, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज, ये पूछा गया है। तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, E इक्वल्स टू एफ इंटू जेड। क्लियर, f की वैल्यू 96500 इंटू z की वैल्यू दे रखी है इसने 0.000 6735 मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसको, 96500.6735 ये आ गया 64.99। तो इसको हम लोग 65 अराउंड ले लेते हैं। क्लियर, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7 पर। क्या कहता है प्रॉब्लम 7, देखा जाए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, ओके, 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड, द नंबर ऑफ फैराडेज मस्ट बी, ये अपने को निकालना है। ओके, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड
गिवन है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड विल डिकम्पोज इनटू Al+3 आयन +3 क्लोराइड आयन। अब अपने को कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखनी है। कैथोड जानते हो नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन सा आयन होगा? ऑब्वियसली कैटायन ही तो होगा। तो Al3+ जाएगा इस कैथोड के पास। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए जिससे कि ये एल्यूमिनियम सॉलिड यानी न्यूट्रलाइज हो जाए? तो 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। नोट जो यहां पे हम लोगों ने मेन पॉइंट्स लिखे थे, समझे थे, वही अप्लाई करने का समय आ गया है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, अच्छा मैं पूरा आपको बता दूं, फिर से मैं कर दे रहा हूं। 1 मोल आयन, यहां पे 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 ग्राम एटम। अगेन ये 1 मोल आयन, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 फैराडे। ये डिपॉजिट करेगा इस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का होता है 27। तो 3 फैराडे 27 यानी कि 27 ग्राम। तो 27 ग्राम अगर 3 फैराडे डिपॉजिट कर रहे हैं तो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम इसके हाफ ही तो करेंगे, ठीक है। तो 3/2 मीन्स 1.5 फैराडे। ये अपना आंसर निकल आएगा 1.5 फैराडे। ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? n फैराडे, n का मतलब यहां पे 3 है, 3 फैराडे पास करने से एटॉमिक वेट यानी 27 ग्राम। क्वेश्चन में दिया है कि 13.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे पास करने पड़ेंगे, तो इसका हाफ किया है तो इसका भी हाफ करोगे तो यानी कि 1.5 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, .17 gram of a substance was deposited by the flow of 0.1 moles of electrons. Okay, the equivalent weight of the substance is, ये equivalent weight अपने से पूछा गया है। क्लियर? अब यहां पर देखो substance deposited by इतना 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए ऑन पासिंग mass deposited equals to mass दिया 3.17 ग्राम। So on passing 1 mole of electron, 1 mole of electron का मतलब 1 फैराडे, mass deposited इक्वल्स टू 31.7 ग्राम। तो यही इसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। याद है वो स्टेटमेंट कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ चार्ज और ऑन पासिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो अपने से पूछा क्या गया था, इक्विवेलेंट वेट पूछा गया था, तो 31.7 यानी कि डी ऑप्शन जो भी हमारे बुक में होगा दैट विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब आ गए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9 पर। प्रॉब्लम नंबर 9 देख लीजिए, हम यहां पर देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 देखो, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन फॉर इतना सेकेंड्स डिपॉजिटेड इतना ग्राम ऑफ Ag, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag पूछा गया। तो देखो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर हम लोग Q इक्वल्स टू IT, भाई अपने को I दिया है, T दिया है, मल्टीप्लाई करके Q निकाल सकते हो, चार्ज निकल आया, यानी कि उतने चार्ज ने जो मास डिपॉजिट किया है वो ये है, इसलिए 96500 कूलम यानी कि 1 फैराडे जो भी मास डिपॉजिट करेगा, ठीक है, जो भी मास डिपॉजिट करेगा यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे और वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले Q इक्वल्स टू IT रखो,
I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू है, T की वैल्यू दे रखी है इसने 193 सेकेंड्स। तो ये कितना आ गया? (96.5 कूलम, 96.5 कूलम। अब यूनिटरी मेथड लगा दें। सिंस 96.5 कूलम डिपॉजिट्स कितना? 0.108 ग्राम सिल्वर। सो 96500 कूलम डिपॉजिट करेगा कितना? मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये देखो 1000 टाइम है तो इसको भी करो तो 108 ग्राम आ जाएगा सिल्वर, और यही इसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। क्यों? फिर से वही, ऑन पासिंग 1 फैराडे या 96500 कूलम चार्ज, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 पर। देखिए ध्यान से पढ़ लिया जाए इसको। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट, द pH in the space near one of the electrodes increased. A solution of which of the following salts was electrolyzed? तो इस क्वेश्चन में भाई 3 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन है बी है क्यूप्रिक नाइट्रेट ए और क्यूप्रिक क्लोराइड बी, और सी है पोटेशियम क्लोराइड, और यही अपना करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन को जरा सा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इसमें देखो जो बीच वाली लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या है कि द pH इन द स्पेस नियर वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेस। pH इंक्रीजेस, pH इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया? pH के बारे में आप लोग जानते हो, pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये वेरी करती है, जिसमें आपको पता है कि 7 अगर किसी सॉल्यूशन की pH है तो वो न्यूट्रल होगा, और जैसे जैसे आप इस साइड में बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीसेस, बढ़ती है, और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे pH स्केल में तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीसेस, और इस क्वेश्चन में अपने को दिया क्या है कि pH इंक्रीसेस यानी pH बढ़ गई, और pH बढ़ने का मतलब कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो गया। तो अब अपने को ये देखना है कि इन तीनों साल्ट की अगर हम एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कर दे तो किस कंडीशन में कोई बेस सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई जो हमारा राइट ऑप्शन है सबसे पहले हम उसको जस्टिफाई करते हैं। KCl विल डिकम्पोज इनटू K प्लस एंड Cl माइनस। जब भी हम इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये इन दोनों आयनों में डिकम्पोज कर जाएगा। अब देखो इसने कहा है कि भाई KCl हमने एक्वस मीडियम में लिया है, तो मानी बात है एक्वस का मतलब वाटर, तो वाटर यानी H2O भी तो आयनाइज होगा, उसको भी करो, H2O भी आयनाइज होगा। क्लियर। अब एट कैथोड पर इन दोनों आयनों में से कौन सा आयन, कोई एक आयन ही कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो सकता है। भाई कैथोड है नेगेटिव प्लेट, यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बच्चे आप लोग जानते हो।
अब K प्लस और H प्लस में कौन सा आयन एक्चुअली जाकर के डिपॉजिट होगा, उसके लिए हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं। वो बात क्या है समझिए। जब भी कभी हमें कैटायंस का कंपैरिजन करना हो कि कौन सा कैटायन एक्चुअली कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होगा, तो मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए, वो कैटायन या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंपैरेटिवली नीचे प्रेजेंट होगा, जो भी नीचे प्रेजेंट होगा वही कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होता है। अब नीचे ऊपर का मतलब यह है कि हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें लिथियम टॉप पर आता है और फ्लोरीन बॉटम पर आता है। लिथियम टॉप पर, पोटेशियम भी ऊपर ही होता है और नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब होते हैं। क्लोरीन लास्ट में फ्लोरीन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो एलिमेंट जो भी आपको कैटायन की फॉर्म में दिए जाएं उनको कंपेयर कर लेना। जो भी कैटायन नीचे प्रेजेंट होगा, बिलो, ठीक है, नीचे की पोजीशन में, वही जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो चलिए, K प्लस और H प्लस में H प्लस नीचे है, H प्लस नीचे है तो H प्लस ही कैथोड पर पहुंच पाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया? K प्लस बचा रह गया इन सॉल्यूशन। अब चलिए, तो यहां पे मैं वो पॉइंट भी लिख लूं, सच कैटायन विच इज प्रेजेंट इन लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या है? कंपैरेटिवली है। लोअर का मतलब क्या कि दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, कंपैरेटिवली का मतलब जो नीचे वाला है, कंपैरिजन करने के बाद जो भी एलिमेंट नीचे हो, विल डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के तमाम एग्जाम्पल को सॉल्व करने में इसकी आप हेल्प ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट एनोड, एनोड की बात करूं, एनोड भाई यहां पर पॉजिटिव प्लेट है, होना है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। अब यहां पर क्लोराइड और OH माइनस, दो एनायन है हमारे पास, लेकिन दोनों में से कोई एक एनायन ही एक्चुअली एनोड तक के पहुंच पाएगा। जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही आयन एक्चुअली डिपॉजिट होता है। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं। अब हमें एक टिप्स की, एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग सुपर ट्रिक भी कह सकते हैं। इसको समझने के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट बनाने में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। वो पॉइंट क्या है, वो ट्रिक क्या है, समझिए। एट एनोड, अब देखो यहां पर जब भी एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो मानी बात है एक एनायन आपको OH माइनस आयन मिलेगा ही मिलेगा। तो OH माइनस आयन का अब यहां पे मैं दो केसेस दिखा रहा हूं। अगर मान लो एक मैच है OH माइनस आयन वर्सेस एनायन 1 A1 और केस 2 है OH माइनस वर्सेस एनायन सेकेंड। क्लियर? एनायन सेकेंड। अब ये A1 एनायन 1 डैश 1 का मतलब क्या है वो समझ लो। ये एनायन which contain oxygen atom, एग्जाम्पल सल्फेट, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रेट ऑक्सीजन है, कार्बोनेट ऑक्सीजन है, एटसेट्रा। ठीक, तो इसको हम लोग A1 एनायन से शो कर रहे हैं। A2 क्या है? A2 एनायन, A2 ये एक ऐसा एनायन है विच डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन एटम। एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, एटसेट्रा। क्लियर? अब मेरा अगला स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा। A1 एनायन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
जब भी ऐसे किसी एनायन का कंपैरिजन आपको OH माइनस आयन से करना हो तो समझ लीजिएगा कि OH माइनस आयन ही एनोड पर जाकर के डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। क्लियर? अब सेकंड केस देखो, OH माइनस आयन का कंपैरिजन या OH माइनस आयन का मान लो एक कोई मैच है, वो ऐसे एनायन से है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में ये वाला जो एनायन होगा यही एनोड पर जाकर के डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। क्लियर? अब हम लोग यहां पे देख ले कि अपना ये वाला केस है कौन सा। OH माइनस आयन का कंपैरिजन एक ऐसे एनायन के साथ है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यही जाकर के तो डिपॉजिट या लिबरेट होगा एनोड पर। तो यानी कि डिपॉजिट कौन हो जाएगा, डिपॉजिट कौन हो जाएगा, Cl माइनस आयन जाकर के एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। चलो एनोड की रिएक्शन यहां पे दिखाई दे रहे हैं हम आपको। तो एनोड पर एक्चुअली होगा क्या, एट एनोड ये जो क्लोराइड आयन है, दो Cl माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस में। क्लियर? अब देखो क्लोराइड एनोड पर पहुंच के क्लोरीन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और एस्केप आउट हो गया। K+ और H+ में H+ आयन कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हुआ और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वो भी लिबरेट हो गया। तो अब सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, तो सॉल्यूशन में जो बचा है वो देखो K+ है और सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रेजेंट है। मींस इन सॉल्यूशन क्या बचा समझो यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया कि इन सॉल्यूशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं लास्ट पॉइंट, इन सॉल्यूशन में कौन कौन सी स्पेशीज बची रह गई, K+ और OH माइनस आयन। ये क्या बनाएंगे, KOH ही तो बनाएंगे, यानी कि ये एक बेस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो यानी कि pH वैल्यू राइज कर जाएगी जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। सही से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।